गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 7.2 7.2 से जिसका शीर्षक है मैं लेखक कैसे बना, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो स्टूडेंट, मैं लेखक कैसे बना, इसमें लेखक अमृतलाल नागर अपनी जीवन कहानी बताते हैं कि वह लेखक कैसे बने। उसकी एक घटना जो उनको लेखक बनने को प्रेरित करती है, वह इस पाठ में बताया गया है कि वह लेखक किस प्रकार बने थे। तो आप देखिए, लेखक अमृतलाल नागर कैसे लेखक बने। अपने बचपन और नौजवानी के दिनों का मानसिक वातावरण देखकर यह तो कह सकता हूँ कि अमुक अमुक परिस्थितियों ने मुझे लेखक बना दिया, परंतु यह अब भी नहीं कह सकता कि मैं लेखक ही क्यों बना। मेरे बाबा जब कभी लाड़ में मुझे आशीर्वाद देते तो कहा करते थे कि मेरा अमृत जज बनेगा। कालांतर में उनकी यह इच्छा मेरी इच्छा भी बन गई। मतलब उनके दादाजी जो थे वो उसे कहते थे कि मेरा अमृत जज बनेगा, और लेखक कभी यही बात सुन सुन करके उनका भी मन जज बनने के लिए होने लगा। अब उनकी भी इच्छा ये हो गई कि मैं जज बनूंगा। अपने बाबा के सपने के अनुसार ही मैं भी कहता कि विलायत जाऊंगा और जज बनूंगा। हमारे घर में सरस्वती और गृहलक्ष्मी नामक दो मासिक पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थी। जैसे मासिक पत्रिका रहती है ना, जो न्यूज़पेपर वगैरह के साथ साथ में आती है, अलग से भी लेते हैं लोग। तो मासिक पत्रिका थी जो महीने में एक बार आती थी, उसका नाम था गृहलक्ष्मी और सरस्वती। ये उनके घर में आया करती थी। बाद में कलकत्ते से प्रकाशित होने वाला पाक्षिक मतलब जो एक पक्ष, मतलब 15 दिन में एक बार होता है, जो यह साप्ताहिक हिंदू पंचमी आने लगा था। उत्तर भारतेंदु काल के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक तथा संपादक पंडित शिवनाथ शर्मा जी मेरे घर के पास ही रहते थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र से मेरे पिता की घनिष्ठ मैत्री थी। उनके यहाँ से भी मेरे पिताजी पढ़ने के लिए अनेक पत्र पत्रिकाएं लाया करते थे। वे भी मैं पढ़ा करता था। हिंदी रंगमंच के उन्ननायक राष्ट्रीय कवि पंडित माधव शुक्ल लखनऊ आने पर मेरे ही घर पर ठहरते थे। मुझे उनका बड़ा स्नेह प्राप्त हुआ। आचार्य श्याम सुंदर दास उन दिनों स्थानीय कालीचरण हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। उनका एक चित्र मेरे मन में आज तक स्पष्ट है। सुबह सुबह नीम की दातुन चबाते हुए मेरे घर पर आना। गाँव में क्या होता है, ज्यादातर लोग नीम की दातुन करते हैं। नीम की दातुन चबाते चबाते लोग मोहल्ले में पूरा राउंड मार के आ जाते हैं, घर घर में सबकी हालचाल लेके आ जाते हैं। तो उनके घर भी वो हेडमास्टर साहब थे जो वो सुबह सुबह आया करते थे। इलाहाबाद बैंक की कोठी जिसमें हम रहते थे के सामने ही कंपनी बाग था। उसमें टहलकर दातुन करते हुए वे हमारे यहाँ आते, वहीं हाथ मुंह धोते, फिर चांदी के बर्फ में लिपटे हुए आंवले आते, दुग्धपान होता। तब तक आचार्य प्रवर का चपरासी अधीन उनकी कोठी से हुक्का लेकर हमारे यहाँ आ पहुँचता। आध पौन घंटे तक हुक्का गुड़गुड़ाकर वे चले जाते थे। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त के दर्शन भी मैंने अपने यहाँ भी 3-4 बार पाए। पंडित माधव शुक्ल की दबंग आवाज और उनका हाथ बढ़ा बढ़ाकर कविता सुनाने का ढंग आज भी मेरे मन में उनकी एक दिव्य झांकी प्रस्तुत कर देता है। मतलब उनके यहाँ जितने भी लोग आते थे, जितने लोगों से कांटेक्ट होता था, वो सबकी सब क्या था, कुछ कवि थे, कोई कविता सुनाने वाले थे, कोई अच्छे लेखक थे, कोई कविताएं जैसे वो पढ़ते थे, तो कॉमिक्स वगैरह जो आती थी उनके यहाँ, जो मासिक पत्रिकाएं आती थी उसको भी पढ़ते थे। उनके पिता अपने दोस्त के घर से भी बहुत सारी पुस्तिकाएं लेकर आते थे जिसको वो बैठ के पढ़ते रहते थे। तो ज़्यादातर उनको पढ़ने और सुनने का मौका मिलता था, तो ज़्यादातर वह उसी माहौल में रहते थे। तो जालियांवाला बाग कांड के बाद शुक्ल जी वहाँ की खून से रंगी हुई मिट्टी एक गुड़िया में ले आए थे। उसे दिखाकर उन्होंने जाने क्या क्या बातें मुझसे कही थी। वे बातें तो अब तनिक भी याद नहीं, पर उनका प्रभाव अब तक मेरे मन में स्पष्ट रूप से अंकित है। उन्होंने जालियांवाला बाग कांड की एक तिरंगी तस्वीर भी मुझे दी थी। बहुत दिनों तक वो चित्र मेरे पास रहा। एक बार कुछ अंग्रेज अफसर हमारे यहाँ दावत में आने वाले थे, तभी मेरे बाबा ने वह चित्र घर से हटवा दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ।
था। मेरे पिताजी आदि पूज्य माधव जी के निर्देशन में अभिनय कला सीखते थे। वह कला भी मेरे मन में स्पष्ट है। हो सकता है कि बचपन में इन महापुरुषों के दर्शन के पुण्य प्रताप से ही आगे चलकर मैं लेखक बना हूँ। वैसे कलम के क्षेत्र में आने का एक स्पष्ट कारण भी दे सकता हूँ। जैसे बहुत सारी घटनाएं आपने जो अभी देखी कि कैसे कैसे लोगों के वो संपर्क में रहते थे, लोगों का उनके घर में आना जाना लगा रहता था। ज़्यादातर वो लेखक कवि इन्हीं लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहते थे और ऐसी ही चीज़ों को वो देखा करते थे और ऐसी ही इन्हीं लोगों के मुंह से अधिकतर कविताएं सुनते थे। तो ज़्यादातर व्यक्ति जिस माहौल में रहता है वो उसी प्रकार बनना पसंद करता है और वैसा ही वो बन जाता है। तो ज़्यादातर लेखक भी जो थे, लेखक और कवियों के बीच में समय बिताते थे, जिसके कारण उन स्वाभाविक है कि उस माहौल का असर उनके ऊपर बखूबी पड़ रहा था और वो भी उसी रंग में रंगते जा रहे थे और यही कारण था कि वो धीरे धीरे लेखक के गुण उनके अंदर आने लगे थे। सन 28 में इतिहास प्रसिद्ध साइमन कमीशन दौरा करता हुआ लखनऊ नगर में भी आया था। उसके विरोध में यहाँ एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत आदि उस जुलूस के अगुवा थे। लड़काई उम्र के जोश में भी उस जुलूस में शामिल हुआ था। जुलूस 1.5 मील लंबा था। उसकी अगली पंक्ति पर जब पुलिस की लाठियां बरसी तो भीड़ का रेला पीछे की ओर सरकने लगा। उधर पीछे से भीड़ का एक रेला आगे की ओर बढ़ रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 चक्की के पाटों में पिसकर मेरा दम घुटने लगा था। मेरे पैर जमीन से उखड़ गए थे। दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर की उन्मत्त भीड़ टक्करों पर टक्करें देती थी। उस दिन घर लौटने पर मानसिक उत्तेजनावश पहली तुकबंदी फूटी। अब उसकी एक ही पंक्ति याद है, कब लोग कहो लाठी खाया करे, कब लो कहो जेल सहा करिए। मतलब जब पुलिस के डंडे लोगों को पड़ रहे थे और सब भीड़ इधर उधर अस्त व्यस्त हो रही थी तो लोग बहुत परेशान थे। उसी में लेखक भी फंसे हुए थे। तभी वो भी परेशानी बस उनके मुंह से कुछ 2 पंक्तियां निकल पड़ी और वो पहली ही पंक्तियां उनके जीवन की पहली पंक्तियां थी जो उस परेशानी के दौर में उनके मुंह से निकल पड़ी थी, उनकी जुबान से निकल पड़ी थी। वो पंक्तियां थी, कब लोग कहो लाठी खाया करे, कब लो कहो जेल सहा करिए। तो इस प्रकार उनका कहना था कि कब कहाँ किसको लाठी पड़ जाए, कब किसको जेल की यातना सहनी पड़ जाए, कुछ कहा नहीं सकता। मतलब ये ऐसे उनकी मन में जो भाव उठे थे उसको उन्होंने कविता के रूप में उसे अपनी जुबान से व्यक्त कर डाला और वो अचानक ही उनके मुंह से निकल पड़ा था। ये उनके जीवन की पहली पंक्तियां थी। वह कविता तीसरे दिन दैनिक आनंद में छप भी गई। छापे के अक्षरों में अपना नाम देखा तो नशा आ गया। जब उनकी ये जो पंक्तियां थी वो जब पेपर में छप गई तो उसमें जब अपना नाम पढ़ा तो और नशा चढ़ गया, कुछ और गुनगुनाने का, कुछ और पंक्तियां गाने का, कुछ और पंक्तियां बोलने का। बस मैं फिर क्या था, लेखक बन गया। मेरा ख्याल है 2-3 प्रारंभिक तुकबंदियों के बाद ही मेरा रुझान गद्य की ओर गया। कहानियां लिखने लगा। पंडित रूपनारायण जी पांडे कवि रत्न मेरे घर से थोड़ी दूर पर ही रहते थे। उनके यहाँ अपनी कहानियां लेकर पहुँचने लगा। वे मेरी कहानियों पर कलम चलाने के बजाय सुझाव दिया करते थे। उनके प्रारंभिक उपदेशों की एक बात अब तक गांठ में बंधी है। छोटी कहानियों के संबंध में उन्होंने बतलाया था कि कहानी में एक ही भाव का समावेश करना चाहिए, उसमें अधिक रंग भरने की गुंजाइश नहीं। तो उनके जो पंडित रूपनारायण जी पांडे जो कवि रत्न थे, मतलब महान कवि थे, वो उनको पंक्तियां लिखने के नियम कानून बताते थे कि किस प्रकार कविता लिखी जाती, कहानियां लिखी जाती हैं और उसमें क्या क्या नियम होने चाहिए। सन 1929 में निराला जी से परिचय हुआ और तब से, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से परिचय हुआ और तब से लेकर 1939 तक वह परिचय दिनों दिन घनिष्ठ होता ही चला गया। निराला जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया। आरंभ में यदा कदा दुलारे लाल भार्गव जी के सुधा कार्यालय में भी जाया आया करता था। मित्र बंधु बड़े आदमी थे, मतलब जितने लोगों से उनके संपर्क
संपर्क हो रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे सभी कवि और लेखकों से ही उनका संपर्क हो रहा है। तीनों भाई एक साथ लखनऊ में रहते थे। 3-4 बार उनकी कोठी पर भी दर्शनार्थ गया था। अंदर वाले बैठक में एक तख्त पर 3 मसनदें और लकड़ी के 3 कैश बॉक्स रखे थे। मसनदों के सहारे बैठे उन 3 साहित्यिक महापुरुषों की छवि आज तक मेरे मानस पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। राव राजा पंडित श्याम बिहारी मिश्र का एक उपदेश भी उन दिनों मेरे मन में घर कर गया था। उन्होंने कहा था, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए। मतलब साहित्य मतलब जो आप लिख रहे हो, जो कविता कहानी आप लिख रहे हो, उसको बेचो मत, अर्थात उसको पैसा कमाने का साधन मत बनाओ। चूंकि मेरे खाते पीते खुशहाल घर का लड़का था, इसलिए इस सिद्धांत ने मेरे मन पर बड़ी छाप छोड़ी। इस तरह सन 1929 और 30 तक मेरे मन में यह बात एकदम स्पष्ट हो चुकी थी कि मैं लेखक ही बनूंगा। अर्थात अब आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर पूरा का पूरा लेखक और कवि बनने का अब भूत सवार जुनून छा गया था, क्योंकि वो उसी माहौल में ही रह रहे थे। काशी में उन दिनों अनेक महान साहित्यिक रहा करते थे, वहां भी जाना आना शुरू हुआ। साल में 2 चक्कर लगा आता था। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के दर्शन पाकर मैं स्फूर्ति से भर जाता था। शरद बाबू हिंदी मजे की बोल लेते थे। मुझसे कहने लगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय बहुत से लड़के कविताएं कहानियां लिखने लगते हैं, लेकिन बाद में उनका यह अभ्यास छूट जाता है। इससे कोई लाभ नहीं। पहले यह निश्चय करो कि तुम आजन्म लेखक ही बने रहोगे। मैंने सो उत्साह हामी भरी। शरद बाबू ने अपना एक पुराना किस्सा सुनाया। 18-19 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। क्रमशः उनकी 2-3 किताबें छपी और वो चमत्कारिक रूप से प्रसिद्ध हो गए। तब एक दिन रास्ते में शरद बाबू को अपने कॉलेज जीवन के एक अध्यापक मिल गए। उनका नाम बाबू 5 कौड़ी दत्त डे या बनर्जी था। वे बांग्ला साहित्य के प्रतिष्ठित आलोचक भी थे। अपने पुराने शिष्य को देखकर उन्होंने कहा, शरद, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे लेखक हो गए हो, लेकिन तुमने अपनी किताबें पढ़ने को नहीं दी। शरद बाबू संकुचित हो गए, विनय पूर्वक बोले, वे पुस्तकें इस योग्य नहीं कि आप जैसे पंडित उन्हें पढ़ें। मतलब वो तो बहुत बड़े लेखक थे ना, तो इसलिए इन्होंने कहा कि मेरी पुस्तकें इतनी अच्छी नहीं है कि आप जैसे महान लेखक लोग उसे पढ़ें। 5 कौड़ी बाबू बोले, खैर पुस्तकें तो मैं कहीं से लेकर पढ़ लूंगा, पर चूंकि अब तुम लेखक हो गए हो, इसलिए मेरी 3 बातें ध्यान में रखना। एक तो जो लिखना सो अपने अनुभव से लिखना, मतलब किसी की कॉपी मत करना। दूसरे, अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत ही किसी को दिखाने, सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना। मतलब जो तुम लिखो उस पर किसी की सलाह मत लो कि ये देखो मैंने ऐसा लिखा है, ये सही है क्या, ये गलत है क्या, इसमें क्या करेक्शन करना है, क्या सुधार करना है, इसमें कुछ गलतियां हो तो बताओ। ऐसा किसी से भी सलाह लेने के लिए अपनी रचनाएं किसी को मत दिखाने की आदत डालना। तीसरा, कहानी लिखकर 3 महीने तक अपनी दराज में डाल दो और फिर ठंडे मन से स्वयं ही उसमें सुधार करते चलो। उनका कहना था कि तुम कुछ भी कहानी कविता जो भी लिख रहे हो उसको एक जगह रख दो 2-3 महीने के लिए, और धीरे धीरे तुम उस पर विचार विमर्श करते रहो, और तुमको ही उसमें कुछ ना कुछ गलतियां नजर आएगी तो तुम उसको खुद ही सुधार करते चलो। इससे जब यथेष्ट संतोष मिल जाए तभी अपनी रचना को दूसरे के सामने लाओ। फिर देखो कि जब तुमको लगे कि अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, अब इसमें कोई सुधार की संभावना नहीं है, तब तुम उसको दूसरों के सामने में लाओ। 5 कौड़ी बाबू का तीसरा आदेश यह था कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करो। उनका कहना था कि तुम जो भी लिखो उसमें किसी की निंदा और बुराई ना हो। अपने गुरु की ये 3 बातें मुझे देते हुए शरद बाबू ने चौथा उपदेश यह दिया कि यदि तुम्हारे पास 4 पैसे हो तो 3 पैसे जमा करो और 1 खर्च करो। यदि अधिक खर्चीले हो तो 2 जमा करो और 2 खर्च करो। यदि बेहद खर्चीले हो तो 1 जमा करो और 3 खर्च करो। इसके बाद भी यदि तुम्हारा मन न माने तो 4 खर्च कर डालो, मगर फिर 5वां पैसा किसी से उधार मत करो। समझ गए? उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन बना देती। अगर तुम्हारे ऊपर किसी का कर्ज होगा तो तुम्हारा मन किसी भी चित्त में नहीं लगेगा, तुम्हारा चित्त किसी भी काम में नहीं लगेगा, और तुम एक अच्छी कविता रचना करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे।
मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन चारों उद्देश्यों को मैं 100% अमल में ला सकता हूँ, फिर भी यह अवश्य कह सकता हूँ कि प्रायः 90% मेरे आचरण पर इन उद्देश्यों का प्रभाव पड़ा है। अब जितनी भी गुरु मंत्र उन्होंने अपने शिष्य को दिए थे, लेखक सभी को तो अमल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को अमल जरूर करता था। सन 30 से लेकर के 33 तक का काल लेखक के रूप में मेरे लिए बड़े ही संघर्ष का था। कहानियां लिखता, गुरुजनों से पास भी करा लेता, परंतु जहां कहीं उन्हें छपने भेजता वे गुम हो जाती थी। रचना भेजने के बाद में दौड़ दौड़ कर पत्र पत्रिकाओं के स्टॉल पर बड़ी आतुरता के साथ यह देखने को जाता था कि मेरी रचना छपी है या नहीं। हर बार निराशा ही हाथ लगती, मुझे बड़ा दुख होता। उसकी प्रतिक्रिया में कुछ महीनों तक मेरे जी में ऐसी सनक समाई कि लिखता, सुधारता, सुनाता और फिर फाड़ डालता था, क्योंकि छपती नहीं थी कविताएं, लोग छापते नहीं थे, इसलिए उनको गुस्सा आता था तो लिख करके वे फाड़ देते थे गुस्से में। सन 1933 में पहली कहानी छपी। सन 1934 में माधुरी पत्रिका ने मुझे प्रोत्साहन दिया, फिर वो बराबर चीजें छपने लगी। मैंने यह अनुभव किया है कि किसी नए लेखक की रचना का प्रकाशित ना हो पाना बहुधा लेखक के ही दोष के कारण ना होकर संपादकों की गैर जिम्मेदारी के कारण भी होता है। उनका कहना था कि एक लेखक अच्छा लिख सकता है, उसकी अगर रचनाएं अगर नहीं छप रही हैं तो इसका कारण लेखक की कमी नहीं बल्कि संपादकों की भी गैर जिम्मेदारी हो सकती है। संपादकों की गैर जिम्मेदारी के कारण भी होता है, इसलिए लेखक को हताश नहीं होना चाहिए। सन 1935 से 37 तक मैंने अंग्रेजी के माध्यम से अनेक विदेशी कहानियों तथा गुस्ताव लावेर के एक उपन्यास मादाम बोवेरी का हिंदी में अनुवाद भी किया। यह अनुवाद कार्य में छपाने की नीयत से उतना नहीं करता था जितना कि अपना हाथ साधने की नीयत से। अनुवाद करते हुए मुझे उपयुक्त हिंदी शब्दों की खोज करनी पड़ती थी, इससे मेरा शब्द भंडार बढ़ा, वाक्य गठन भी पहले से अधिक निखरा। मतलब जैसे जैसे उन्होंने लिखना का अभ्यास शुरू किया, गलतियां भी निकली, खुद से सुधार भी किया और नए नए शब्दों का चयन किया, नए नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए शब्दकोश का भी उपयोग किया। इससे क्या हुआ कि उनकी भाषा भी सुधरती गई और उनके लिखने का ढंग भी बदलते गया और वे एक अच्छा लिखना शुरू करते गए। दूसरों की रचनाएं, विशेष रूप से कर्मठ लोकमान्य लेखकों की रचनाएं पढ़ने से लेखक को अपनी शक्ति और कमजोरी का पता लगता है। यह हर बात में बहुत ही अच्छी आदत है। इसने एक विचित्र तड़प भी मेरे मन में जगाई। बार बार यह अनुभव होता था कि विदेशी साहित्य तो अंग्रेजी के माध्यम से बराबर हमारी दृष्टि में पड़ता रहता है, किंतु देसी साहित्य के संबंध में हम कुछ नहीं जान पाते। उन दिनों हिंदी वालों में बंगला पढ़ने का चलन तो किसी हद तक था, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य हमारी जानकारी में प्रायः नहीं के बराबर ही था। इसी तड़प में मैंने अपने देश की 4 भाषाएं सीखी। आज तो दावे से कह सकता हूँ कि लेखक के रूप में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरी इस आदत ने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। विभिन्न वातावरणों को देखना, घूमना, भटकना, बहुश्रुत और बहुपठित होना भी मेरे बड़े काम आता है। यह मेरा अनुभवजन्य मत है। मतलब कहीं भी आप घूमने जाओ, किसी के साथ में बैठो, कोई भी चीज़ का जब आपसे कांटेक्ट होता है तो उससे आपको कुछ ना कुछ, उन स्थितियों से आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलता है। इसी के कारण उनका अनुभव और भी ज़्यादा बढ़ता गया। यह मेरा अनुभवजन्य मत है कि मैदान में लड़ने वाले सिपाहियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिस प्रकार नित्य की कवायद बहुत अधिक आवश्यक होती है, उसी प्रकार लेखक के लिए उपरोक्त अभ्यास भी नितांत आवश्यक है। जैसे एक सिपाही को रोज की अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए रोज की कसरत, व्यायाम, एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी होता है, तो वैसे ही एक लेखक को भी लेखक के लिए भी लिखने का अभ्यास बहुत ही आवश्यक होता है। केवल साहित्यिक वातावरण में ही रहने वाला कथा लेखक मेरे विचार में घाटे में रहता है। सिर्फ साहित्यिक वातावरण में ही आप रहो, यही आप
एक लेखक के लिए पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए और भी दूसरे माहौल जिससे उसे अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं, ऐसे माहौल में भी उसका रहना बहुत जरूरी होता है। उसे निसंकोच विविध वातावरणों से अपना सीधा संपर्क स्थापित करना ही चाहिए। यही कहा गया है कि बहुत सारे विविध वातावरणों से, कई प्रकार के वातावरणों से उसका सानिध्य होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो कई चीजें देख सके, उसे समझ सके और उस पर लेख लिख सके और उसका अनुभव वह प्राप्त कर सके। इस प्रकार लेखक अनेक घटनाओं से संपर्क में आते रहे, लोगों के बहुत सारे लेखक और कवियों के संपर्क में आते रहे, कविता और कहानियाँ अक्सर पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहे और विविध प्रकार की वातावरणों में घूमते फिरते और भटकते अनुभव प्राप्त करते रहे, जिससे वह लेखक बन गए। बनना तो चाहते थे वह एक जज, लेकिन माहौल उनके ऊपर ऐसा पड़ा, जितना अधिक माहौल आपके ऊपर जिस बात का पड़ेगा आप भी उसी माहौल में ढलते जाएंगे और वैसे ही बनते जाएंगे। यही हुआ लेखक के साथ कि वह तो जज बनना चाहते थे, लेकिन जज बनने के लिए उनके साथ कोई भी ऐसा माहौल तैयार नहीं होता था जिससे वो जज बन पाते थे। और एक कवि और लेखक का माहौल उनके साथ हमेशा बना रहता था, जिसके कारण वह धीरे धीरे करके एक लेखक बन गए। इस प्रकार लेखक ने अपनी लेखक बनने की सारी घटनाओं को इस पाठ में व्यक्त किया है और वे इसी घटनाओं से प्रेरित होकर के लेखक बने, जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।